हेलो स्टूडेंट्स, पॉडकास्ट सीरीज में आज का चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। आइए हम लोग देखते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। चैप्टर का नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जिन्हें हमें बॉडी से बाहर करने की ज़रूरत है, एलिमिनेट करने की ज़रूरत है, ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। एनिमल की बात करें तो एनिमल्स अपनी बॉडी में एक्यूमुलेट कर लेते हैं, डिपॉजिट कर लेते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस में वाटर, कुछ आयंस जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सल्फेट, फॉस्फेट, ये एनिमल्स की बॉडी में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये जो डिपॉजिट हो जाते हैं या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से हमारी बॉडी में बनते हैं, एनिमल्स की बॉडी में बनते हैं, या एक्सेस इंजेक्शन से आते हैं, एक्सेस में हम इसको ले लेते हैं। तो इन सब को या तो टोटली या तो पार्शली बॉडी से बाहर करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सेस में हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो इन्हें हमें कैसे बाहर करना है, इन सारे सब्सटेंसेस की हम लोग बात करेंगे। इनमें से अगर हम लोग बात करें, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो है ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो इन्हें बाहर करने की ज़रूरत होती है। अमोनिया जो है वो मोस्ट टॉक्सिक होता है, जो यूरिक एसिड है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जिसमें अमोनिया मोस्ट टॉक्सिक होता है और जो यूरिक एसिड होता है वो लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इन सबको हमें बॉडी से बाहर करने की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन में, तो जो अमोनिया है वो कन्वर्ट होती है यूरिया में, लिवर में कन्वर्ट होती है, एक साइकिल होती है जिसे बोलते हैं ऑर्निथीन साइकिल। तो यूरिया का फॉर्मेशन लिवर में हो रहा है, अमोनिया से यूरिया बन रहा है लिवर में ऑर्निथीन साइकिल के थ्रू। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अमोनिया की, कह रहे हैं मोस्ट टॉक्सिक है, यूरिक एसिड जो है वो लीस्ट टॉक्सिक है, तो इन्हें हमें बॉडी से बाहर करना है। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होगा उसको रिलीज करने के लिए हमें उतनी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के ऑर्गेनिज्म हैं, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मतलब कि लैंड पर रह रहे हैं, इन्हें ज़रूरत होती है कि लीस्ट टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करें, लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेंगे, क्योंकि अगर ये अर्थ पर ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो अगर हम लोग अमोनिया की बात करें, ये मोस्ट टॉक्सिक होता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लोग अब ये देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किसको रिलीज करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया रिलीज करते हैं उसे अमोनोटेलिक बोलते हैं, और इस फेनोमेना को अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिया एक्सक्रेट करते हैं उन्हें यूरियोटेलिक बोलते हैं, और इस फेनोमेना को यूरियोटेलिज्म बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूरिक एसिड बाहर करते हैं उन्हें यूरिकोटेलिक बोलते हैं, और इस फेनोमेना को यूरिकोटेलिज्म बोलते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से ऑर्गेनिज्म अमोनोटेलिक होते हैं, कौन यूरियोटेलिक होते हैं, कौन यूरिकोटेलिक होते हैं। अमोनोटेलिक की अगर हम लोग बात करें तो बोनी फिशेस जो हैं वो अमोनोटेलिक होती है। बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस, एक्वेटिक इंसेक्ट, ये जो होते हैं अमोनोटेलिक होते हैं। और अमोनिया रीडली सॉल्युबल होती है, आसानी से सॉल्युबल होती है, इसलिए ये बॉडी सरफेस से या गिल्स के थ्रू बाहर कर दी जाती है अमोनियम आयन के फॉर्म में, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए किडनी का कोई रोल नहीं होता है। क्लियर? अमोनिया रेडिली सॉल्युबल होती है, अमोनियम आयन के फॉर्म में बाहर की जाती है, बॉडी सरफेस से या गिल्स से बाहर कर दी जाती है। अमोनिया के एक्सक्रेशन में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। अगर हम लोग बात करें यूरियोटेलिक, यूरियोटेलिक में हम लोग पढ़ेंगे टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मैमल्स एंड मरीन फिशेस जो हैं ये यूरियोटेलिक होती हैं। और इन ऑर्गेनिजम्स के यूरियोटेलिक के कह रहे हैं कि किडनी के मैट्रिक्स में कुछ यूरिया डिपॉजिट हो जाती है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखने के लिए। अगर हम यूरिकोटेलिक की बात करें, यूरिकोटेलिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पिलेट के फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में रिलीज करते हैं। इनमें वाटर सबसे कम लॉस्ट होता है क्योंकि ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक होते हैं। जैसे हम लोग बात करें इंसेक्ट की, रेप्टाइल्स की, बर्ड्स की, लैंड स्नेल्स की, ये होते हैं यूरिकोटेलिक। तो आपने ये पढ़ा कौन अमोनोटेलिक, कौन यूरियोटेलिक, कौन कौन यूरिकोटेलिक है। चलिए हम बात करते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर हम लोग बात करें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, वो कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इनको एक्सक्रेट करते हैं, इनको बाहर करते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की कुछ इन्वर्टिब्रेट्स में, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया एक एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है, इसी का दूसरा नाम फ्लेम सेल भी होता है। ये पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में जैसे कि फ्लैट वर्म्स, उसका एग्जांपल है प्लेनेरिया, उसमें पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं रोटीफर्स में, ये पाए जाते हैं सम एनिलिड्स, कुछ एनिलिड्स में, और सिफेलोकॉर्डेट जैसे कि एम्फियोक्सस, उसमें पाया जाता है एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर फ्लेम सेल या प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया जो है ये एक्सक्रेटरी वेस्ट को तो बाहर करता ही करता है, उसके साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन मतलब आयनिक और फ्लूइड बैलेंस को भी बॉडी में मेंटेन रखता है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया का एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है जो कि एक्सक्रेशन के साथ साथ ऑस्मो रेगुलेशन को भी मेंटेन करता है। अगर हम लोग बात करें
नेफ्रिडिया अर्थवम में पाया जाता है और कुछ अदर एनिलिड्स में भी पाया जाता है। ये आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है। तीसरी बात हम लोग बात करें मेलपिगियन टिब्यूल की। मेलपिगियन टिब्यूल इंसेक्ट में पाया जाता है इंक्लूडिंग कॉकरोच, और ये मेलपिगियन टिब्यूल और भी ऑस्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम लोग बात करें एंटीनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, ये क्रस्टेशियन में पाया जाता है, क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन में पाया जाता है एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट और एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर था। हम लोग बात करते हैं बेटा ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। फिर से सुन लीजिए, अ पेयर ऑफ किडनी, पेयर्ड यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। अगर हम लोग बात करें ह्यूमन किडनी की, ह्यूमन किडनी जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर विड्थ में होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है और 120 टू 170 ग्राम इसका वेट होता है। हमारी जो किडनी है वो रेडिश कलर की होती है, बीन शेप की होती है, एब्डोमिनल कैविटी में डॉर्सल वॉल के नज़दीक होती है, याद रखना। तो किडनी सिचुएटेड इन एब्डोमिनल कैविटी, या ऐसे बोले डॉर्सल, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की तरफ डॉर्सल वॉल की तरफ प्रेजेंट होती है। तो किडनी की लेंथ हो गई, किडनी की वेट हो गई, किडनी का वेट हो गया, किडनी की थिकनेस हो गई। अगर हम लोग बात करें किडनी की, इसके जो डॉर्सल सरफेस है, कॉनकेव सरफेस, वहाँ से उस पॉइंट पर जहाँ से यूरेटर इमर्ज होते हैं, जहाँ से ब्लड वेसल्स इंटर करती हैं, नर्व्स इंटर करती हैं, उस नॉच को बोला जाता है हाइलम। और हाइलम के जैसे ही अंदर चलेंगे वहाँ पर फनल से एक शेप स्ट्रक्चर होता है जिसे रीनल पेल्विस बोलते हैं, और उस पेल्विस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। उस पेल्विस के प्रोजेक्शंस को बोलते हैं कैलिक्स, और ढेर सारे हैं तो बोलते हैं कैलाइसिस। क्या बोलते हैं? कैलाइसिस। जो किडनी है इसके ऊपर एक टफ कैप्सूल पाई जाती है, और इंटरनली अगर हम लोग बात करें फ्रॉम इनसाइड, किडनी के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो याद रखिएगा, जो मेडुला रीजन होता है वहाँ पर ये जो रीनल आपको बताया हमने भी कैलाइसिस, इन्हीं कैलाइसिस पर कुछ कोनिकल मास पाए जाते हैं जिसे मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। और कॉर्टेक्स का कुछ पार्ट इम्बेडेड होता है मेडुला के अंदर जिसे हम लोग कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। चलो आगे हम लोग अगर बात करें किडनी, ईच किडनी कंटेन नियरली 1 मिलियन नेफ्रॉन। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की। अगर हम लोग बात करें नेफ्रॉन की, जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी की, तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। कौन से 2 पार्ट? ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है वो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज होती हैं अफरेंट आर्टीरियोल से बनती हैं। जो अफरेंट आर्टीरियोल है वो एक आर्टीरियोल है किसका? रीनल आर्टरी की एक ब्रांच है। तो रीनल आर्टरी की ब्रांच है आर्टीरियोल, अफरेंट आर्टीरियोल, जो कि ब्लड लेके आता है नेफ्रॉन में। और उस आर्टीरियोल की जो ब्रांचेज हैं कैपिलरीज, उन्हीं कैपिलरीज के टफ्ट को, उन्हीं कैपिलरीज के ग्रुप को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्लियर? तो नेफ्रॉन के 2 पार्ट है, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। तो ये हो गया ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। And renal tubule starts with a double-walled cup-like structure called Bowman's capsule। तो renal tubule स्टार्ट होता है double-walled cup-like structure से जिसका नाम है Bowman's capsule। और ग्लोमेरुलस और Bowman's capsule को मिला के बोलते हैं मेलपिगियन बॉडी या मेलपिगियन कार्पसेल्स बोलते हैं। मेलपिगियन बॉडी इनक्लोज्ड किया होता है किसको? ग्लोमेरुलस को। तो Bowman's कैप्सूल के बाद renal tubule का अगला पार्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और इसके बाद आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के 2 लिम्ब होते हैं, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और इन डिसेंडिंग और असेंडिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, थिक और थिन सेगमेंट होते हैं। और उसके बाद लूप असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बाद DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और उसके बाद आता है कलेक्टिंग डक्ट। ऐसे ढेर सारे नेफ्रॉन के DCTs आके ओपन होते हैं कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। तो हम लोग ये बात कर रहे थे नेफ्रॉन की कि कितने पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। ये बात आपको समझ में आई? ये बात हो गया किसका? नेफ्रॉन की। अगर हम लोग नेफ्रॉन की बात करें, ध्यान सुनिएगा, ये अफरेंट आर्टीरियोल नेफ्रॉन में ब्लड लेके आता है और इफरेंट आर्टीरियोल यहाँ से लेके चला जाता है। जो लूप ऑफ हेनले होता है, लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप का होता है। और जो इफरेंट आर्टीरियोल लेके जाता है ब्लड को
ग्लोमेरुलस से वापस लेके जाता है। इफरेंट आर्टियोल भी ब्रेक होती है कैपिलरीज में, जिसे पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बोलते हैं। और यही कैपिलरी जो है ये चली जाती है लूप ऑफ हेनले, जो हेयर पिन शेप है, लूप ऑफ हेनले के पैरेलल जाती है ये इफरेंट आर्टियोल से निकली हुई कैपिलरी, जिसे वासा रेक्टा बोलते हैं। तो वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले के पैरेलल होती है। लूप ऑफ हेनले हेयर पिन शेप का होता है, वासा रेक्टा यू शेप का होता है। अब याद रखिएगा, ज़्यादातर नेफ्रॉन में 80% नेफ्रॉन में, मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होता है, बहुत छोटा होता है, मेडुला में बहुत कम पाया जाता है। ऐसे नेफ्रॉन को कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। ज़्यादातर नेफ्रॉन ऐसे ही होते हैं, लेकिन कुछ नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले टू लॉन्ग होता है, एम्बेडेड डीप इनटू द मेडुला, मेडुला में अंदर तक धंसा होता है, जिसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। तो याद रखिए, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा है और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले बड़ा है। तो ये कह रहे हैं कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में वासा रेक्टा हाईली रिड्यूस्ड या एब्सेंट होती है, क्योंकि लूप ऑफ हेनले वहाँ पर छोटा होता है और वासा रेक्टा भी लूप ऑफ हेनले के पैरेलल ही होती है। तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, तो वासा रेक्टा भी हाईली रिड्यूस्ड या एब्सेंट होती है। याद रहेगा। चलिए अगला पार्ट आता है, ये तो नेफ्रॉन हो गया। नेक्स्ट पार्ट आता है यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन की बात करें, यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। अगर हम लोग बात करें पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, तो याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस में ब्लड लेके आता है अफरेंट आर्टीरियोल, और अफरेंट आर्टीरियोल ब्रेक होता है कैपिलरीज में, जिसे हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी बोलते हैं, क्योंकि वो ग्लोमेरुलस में कैपिलरी है और वहाँ से ब्लड लेके चला जाता है इफरेंट आर्टीरियोल। तो जो अफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायमीटर ज़्यादा होता है, ये वाइडर होता है। जो इफरेंट आर्टीरियोल है ये नैरो होता है, उसका डायमीटर कम होता है। तो अफरेंट आर्टीरियोल से पर मिनट 1100 से 1200 ml ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, और ये रफली होता है 1/5 ऑफ ब्लड पंप्ड बाई ईच वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल से जितना ब्लड पंप होता है उसका रफली 1/5 1100 से 1200 ml आता है एक यहाँ नेफ्रॉन में फिल्टर होने के लिए। तो अफरेंट आर्टियोल से आया, अफरेंट आर्टियोल वाइड है, आया ब्लड ज़्यादा, इफरेंट आर्टियोल नैरो है, वहाँ से गया ब्लड कम, जिससे ग्लोमेरुलस में जो कैपिलरीज हैं वहाँ पर ब्लड रुकता है, जिससे वहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आप सीधा जानिए वहाँ पर एक प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर कैपिलरीज की वॉल पर लगता है और कैपिलरीज की वॉल से ब्लड फिल्टर होके जाता है इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल। इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल में पाई जाती है सेल, जिसे बोलते हैं पोडोसाइट्स, और उन पोडोसाइट्स के बीच छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, जिसे स्लिट पोर्स बोलते हैं। तो ये जो ब्लड है ये फिल्टर होगा, तो ब्लड की जो कैपिलरी है, कैपिलरी की इंडोथीलियम की लेयर को क्रॉस करेगा और बोमेंस कैप्सूल की जो इनर वॉल है उसको क्रॉस करेगा, और इन दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इन 3 लेयर को क्रॉस करके पहुंचेगा कहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल में। तो ये जो फिल्टर हो रहा है इसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं, क्योंकि जो फिल्टर हो रहा है ग्लोमेरुलर कैपिलरी से फिल्टर होके बोमेंस कैप्सूल में आ रहा है। यहाँ पर बहुत माइन्यूट चीज़ें छन के आती हैं, यहाँ पर वो सब कुछ छन के आती हैं जो प्लाज्मा में होता है, एक्सेप्ट प्रोटीन नहीं छन पाता, क्योंकि प्रोटीन का साइज बड़ा और फिल्ट्रेशन स्लिट का साइज बहुत छोटा होता है, इसलिए प्रोटीन छन के नहीं आती हैं। तो याद रखिएगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है 3 लेयर से मिलकर बना है, इंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इनर एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन देम, इन 3 लेयर से होके छन के आता है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में जब ये छन के आता है, कितना ब्लड छन के आया, कितना ब्लड फिल्टर होके आया, 1100 से 1200 ml फिल्टर होता है। तो याद रखना 125 ml फिल्ट्रेट बनता है ग्लोमेरुलस, कहाँ पर, बोमेंस कैप्सूल में। तो फिल्ट्रेट फॉर्म होता है 125 ml पर मिनट, जिसे बोला जाता है GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 180 लीटर पर डे। तो फिल्ट्रेट कितना बना, GFR कितना बना, 125 ml पर मिनट या 180 लीटर पर डे। अगर इस GFR में गिरावट आ जाए, तो याद रखना, जहां पर अफरेंट आर्टीरियोल और DCT मिलती हैं एट द लोकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अफरेंट आर्टीरियोल एंड DCT, वहां पर सेल का मॉडिफिकेशन होता है, वहां पर बनता है JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर apparatus, और वो निकालता है, अगर GFR में गिरावट आती है वो निकालता है रेनिन, और रेनिन जो है वो GFR को नॉर्मल कराता है। कैसे नॉर्मल कराता है, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में आप पढ़ेंगे। तो ये पहला स्टेप था
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। 1100 to 1200 ब्लड पर मिनट फिल्टर होने के लिए आता है, ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके बोमैंस कैप्सूल में पहुंचता है जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं। वो होता है 125 ml पर मिनट जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोलते हैं या 180 लीटर पर डे। ये पहला स्टेप है जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। तो याद रखिएगा 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है, लेकिन अगर हम लोग यूरिन से कंपेयर करें तो यूरिन हम लोग 1 से 1.5 लीटर पर डे पास करते हैं। तो ये सब गया कहाँ, 99% फिल्ट्रेट रीएब्जॉर्ब हो जाता है कहाँ पर, रीनल टिब्यूल में। और रीनल टिब्यूल में जो एब्जॉर्प्शन होता है वो या तो एक्टिवली होता है या तो पैसिवली होता है। तो याद रखिए एमिनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन रीनल टिब्यूल में एक्टिवली होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट और वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है। तो दूसरा स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन का। और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए जो रीनल टिब्यूल है ये पोटेशियम और हाइड्रोजन का सेक्रेशन कराती है फिल्ट्रेट में, जिसे ट्यूबुलर सेक्रेशन बोलते हैं। तो यूरिन फॉर्मेशन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं, रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सेक्रेशन। चलिए अगली बात हम करते हैं फंक्शन ऑफ द टिब्यूल की। तो फंक्शन ऑफ द टिब्यूल, टिब्यूल के कितने पार्ट हैं आपने पढ़ा बोमैंस कैप्सूल से आगे, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में 2 लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अगर हम लोग बात करें बोमैंस कैप्सूल, ग्लोमेरुलस जिसे मिला के मेल्पिगियन कार्पेसेल्स या मेल्पिगियन बॉडी बोलते हैं, तो मेल्पिगियन बॉडी, पीसीटी, डीसीटी ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, लूप ऑफ हेनले मेडुला रीजन में पाया जाता है। तो चलो हम लोग बात करते हैं फंक्शन ऑफ द टिब्यूल में। पहला हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं पीसीटी का। पीसीटी में क्यूबॉइडल इपिथेलियम पाई जाती हैं, ब्रश बॉर्डर्ड इपिथेलियम होती हैं। यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ब्रश बॉर्डर्ड होती हैं। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, तो याद रखना 99% एब्जॉर्प्शन जो है वो रीनल टिब्यूल में हो जाता है। तो याद रखना यहाँ पर पीसीटी में नियरली ऑल न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट, वाटर, बाइकार्बोनेट इनका एब्जॉर्प्शन होता है और पोटेशियम, अमोनिया, हाइड्रोजन का सेक्रेशन होता है फिल्ट्रेट में। आगे हम लोग बढ़ते हैं पीसीटी से आगे, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल होती है वाटर के लिए एंड इम्परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखना। और उसी का अपोजिट, उसी का उल्टा होता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले परमिएबल फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इम्परमिएबल फॉर वाटर। और आगे बढ़ते हैं डीसीटी में। डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होता है। कंडीशनल क्यों होता है ये रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन में आपको बताएंगे। तो डीसीटी में कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर होता है और वो भी फिल्ट्रेट में सेक्रेशन कराता है पोटेशियम का और हाइड्रोजन आयन का। आगे बढ़ते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो याद रखना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल या डीसीटी के बाद कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में मैक्सिमम वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और वहाँ पर भी हाइड्रोजन और पोटेशियम का सेक्रेशन होता है फिल्ट्रेट में आयनिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए। ये आपने पढ़ा फंक्शन ऑफ द टिब्यूल। चलिए अगली हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। याद रखिए जो फिल्ट्रेट बनता है ये 99% इसका 180 लीटर पर डे, 99% ये रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ह्यूमन में क्षमता है अपने यूरिन को कंसंट्रेट करने की 4 टाइम, इनिशियल फिल्ट्रेट से 4 टाइम कंसंट्रेट हम कर सकते हैं यूरिन को। तो याद रखिएगा कि फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा का बहुत बड़ा रोल होता है। लूप ऑफ हेनले का रोल एब्जॉर्प्शन में कम, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा होता है। फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में ज़्यादा होता है। तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा इन 2 लिम्ब का रोल होता है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में। और सोडियम और यूरिया का NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl और यूरिया का रोल होता है फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में। तो याद रखिएगा जब पीसीटी से फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, लूप ऑफ हेनले में जाता है, तो लूप ऑफ हेनले में ज़्यादा तक इलेक्ट्रोलाइट 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट और ऑल न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड ये सब पीसीटी में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। लेकिन जब आगे बढ़ता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कुछ तो अभी हैं। तो लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर एब्जॉर्ब होता है लेकिन NaCl इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। अब ये ऊपर जाता है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। तो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl कॉर्टेक्स रीजन में डीसीटी में न जाके
एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से इसका एक्सचेंज हो जाता है डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, डिसेंडिंग वासा रेक्टा में, और फिर डिसेंडिंग वासा रेक्टा से आएगा एसेंडिंग वासा रेक्टा में जाएगा, तो एसेंडिंग वासा रेक्टा से कॉर्टेक्स रीजन में ना जाके वापस चला आता इंटरस्टिशियम में। कहाँ पर? इंटरस्टिशियम में। तो याद रखना, एक्सचेंज ऑफ NaCl फ्रॉम ascending limb of loop of Henle to descending vasa recta and from ascending vasa recta to interstitium, ये। और दूसरी बात, जो यूरिया है कलेक्टिंग डक्ट से कुछ अमाउंट में यूरिया निकलता है, वो जाता है थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले में, और फिर वहाँ से कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू फिर वापस चला आता है इंटरस्टिशियम में। इस तरह का एक्सचेंज होता रहता है NaCl और यूरिया का, जिसकी वजह से कॉर्टेक्स रीजन में ऑस्मोलैरिटी कम और मेडुला रीजन में ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होती है। कॉर्टेक्स रीजन में 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर और मेडुला रीजन में 600 मिली ऑस्मोल, 900 मिली ऑस्मोल, और इनर मेडुला में 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर ऑस्मोलैरिटी होती है। तो ऑस्मोलैरिटी फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने में सबसे बड़ा रोल, अगर हम लोग बात करें लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा का है, और NaCl एंड यूरिया का है। क्लियर? याद रखिएगा, अपोजिट जो फ्लो हो रहा है वासा रेक्टा में ब्लड का जो अपोजिट फ्लो हो रहा है, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट का अपोजिट फ्लो हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, ये जो अपोजिट फ्लो है इसी को बोलते हैं काउंटर करंट। काउंटर का मीन्स अपोजिट, करंट का मतलब फ्लो। तो फिल्टर जो फ्लो है, फ्लो ऑफ filtrate into the loop of Henle and blood into the vasa recta in opposite direction, it is called counter current mechanism। इसी को बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म एक फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करने की मैकेनिज्म है। तो याद रखना, DCT तक फिल्ट्रेट बोला जाता है, लेकिन यही फिल्ट्रेट जब कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, फर्स्ट टाइम टर्म यूरिन यूज किया जाता है। कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। कहाँ पर? कलेक्टिंग डक्ट में। ये था हेडिंग आपकी कौन सी? मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट को कैसे कंसंट्रेट किया जाए। अगर हम लोग उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन क्या है? ध्यान से सुनो। किडनी के फंक्शन को 3 लोग मिलकर रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस, रेगुलेशन बाय हार्ट एंड रेगुलेशन बाय JGA। तो हम लोग पहला रेगुलेशन पढ़ेंगे, रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस। अगर हम लोग हाइपोथैलेमस की बात करें, याद रखिएगा, हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स। अभी आपको ऑस्मोलैरिटी बताया। अगर हमारी बॉडी में पाए जाते हैं ऑस्मो रिसेप्टर्स, अगर हमारी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी में कोई चेंज आए, फ्लूइड के कंसंट्रेशन में कोई चेंज आए, हमारे बॉडी में ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। तो कैसे? अगर हमारी बॉडी से एक्सेसिव लॉस हो जाए फ्लूइड का, तो ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, और ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट करते हैं हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस बनाता है एक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसे आप वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं। अभी आपको बताएंगे इसका नाम एंटी डायरेटिक हार्मोन क्यों है। तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एंटी डायरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेसिन, और वैसोप्रेसिन एक्सॉन के थ्रू आता है कहाँ? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है कहाँ पर? ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद ये जाके काम करता है DCT पर। तो ADH, अब देखो हमारे बॉडी से एक्सेसिव लॉस हुआ है फ्लूइड का, ऑस्मो रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किए, हाइपोथैलेमस ने ADH बनाया, ADH ब्लड में गया। कहाँ से गया? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होकर ब्लड में गया, और ब्लड में काम कहाँ जाके ट्रांसपोर्ट होगा? कहाँ? नेफ्रॉन तक जाएगा, नेफ्रॉन के DCT पर काम कराएगा, और यहाँ पर वाटर और सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराएगा। तो ये कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन है। कंडीशनल क्यों है? क्योंकि जब बॉडी से एक्सेसिव लॉस हुआ है फ्लूइड का, तब एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसलिए इसे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और ADH का कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी होता है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी कराता है। तो देखो, एक तरफ एब्जॉर्प्शन करा रहा है, दूसरा ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, मतलब GFR जो है वो नॉर्मल आएगा। ये हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेशन है। चलो दूसरा बता रहे रेगुलेशन बाय JGA। तो याद रखिएगा, जब GFR में फॉल आता है, GFR में गिरावट आती है, JG सेल्स एक्टिवेट होता है, और JG सेल्स रिलीज करता है रेनिन, RENIN स्पेलिंग याद रखना। JG सेल्स रिलीज करता है रेनिन, और ये रेनिन जाके प्लाज्मा प्रोटीन, जो कि प्लाज्मा में होती है प्रोटीन, एंजियोटेंसिनोजन, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट करती है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, एंड एंजियोटेंसिन फर्स्ट फर्दर कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग्स से आता है, इसको कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन सेकंड में।
और एंजियोटेंसिन सेकेंड एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। तो सोचो जीएफआर में गिरावट आई है, फिल्टर नहीं हो रहा है उतना, ब्लड प्रेशर ये बढ़ा देगा जिससे कि ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, अपने आप ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिल्ट्रेशन नॉर्मल होने लग जाएगा, जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा काम, ये जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कराता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, और एल्डोस्टेरॉन जो है वो भी एब्जॉर्प्शन कराता है किसका, वाटर का और सोडियम का। तो ये भी एब्जॉर्प्शन कराएगा जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ये ब्लड एब्जॉर्प्शन भी करा रहे हैं, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहे हैं, जिससे कहीं ऐसा ना हो कि पहले के कंपैरिजन में ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए। इसलिए जब ब्लड का फ्लो हार्ट को बढ़ता है, क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा हार्ट को। जब हार्ट को ब्लड का फ्लो बढ़ता है, हार्ट के एट्रियम को ब्लड का फ्लो बढ़ता है, तो हार्ट का जो एट्रियम है वो रिलीज करता है एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर, और एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है वो ब्लड वेसल्स को डायलेट करा देता है। वो एक तरह का ब्लड वेसल्स का डायलेटर है, जिससे ये जो बढ़े थे ये वापस आ जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं। तो याद रखना, जब रेनिन काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन काम कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन काम कर रहा है, इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम बोलते हैं। तो जब ये बढ़ता है तो एएनएफ इनको रोकने का काम करता है। एएनएफ एक्ट एज चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। जो एएनएफ है वो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को रोकने का काम कर रहा है, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन भी करा रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी, ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करा रहा है, जिससे पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है ब्लड प्रेशर। इसलिए एएनएफ रिलीज होके जब ब्लड का फ्लो एट्रियम को बढ़ गया, एएनएफ रिलीज हुआ एट्रियम की वॉल से, ब्लड वेसल्स को डायलेट करा दिया, ये सब नॉर्मल हो गए। मतलब एएनएफ एक्ट एज चेक फॉर रास या ऑन रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। क्लियर? ये था आपका रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। अगली हेडिंग आती है मिक्चुरेशन। तो बोलो रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन कितने लोग मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं? 3। कौन कौन? हार्ट, जेजीए और कौन? जेजीए और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं मिक्चुरेशन की। प्रोसेस ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन और यूरिनेशन। अगर हम लोग मिक्चुरेशन की बात करें या यूरिनेशन की बात करें, यूरिन पास करने की प्रोसेस को मिक्चुरेशन बोलते हैं। मिक्चुरेशन स्टार्ट्स विद द सिग्नल सेंट बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। मिक्चुरेशन तब होता है जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाए। ध्यान से सुनना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन के थ्रू इंपल्स आती है। इंपल्स आती क्यों है? आओ जरा पॉइंट पर आते हैं। जब यूरिनरी ब्लैडर फिल हो जाता है, नेफ्रॉन में, किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, यूरिटर के थ्रू यूरिन आके फिल हो गया। कहाँ भर रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स होती हैं, और यूरिनरी ब्लैडर की मसल में पाए जाते हैं रिसेप्टर, जिसे स्ट्रेच रिसेप्टर बोलते हैं। तो सुनिए, जब यूरिन फिल हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, चूँकि स्मूथ मसल्स है तो वो फैलता है, जिसकी वजह से उसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और जैसे ही स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं वैसे ही यहाँ से सिग्नल जाता है सेंसरी नर्व या अफरेंट नर्व के थ्रू। कहाँ पर? सीएनएस को, कि साहब यूरिनरी ब्लैडर भर चुका है। वहाँ से सीएनएस से मोटर न्यूरॉन या इफरेंट न्यूरॉन के थ्रू इम्पल्स आती है मसल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिसकी वजह से, चूँकि स्मूथ मसल्स की बनी है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है और यूरिन जाती है बाहर। इस प्रोसेस का नाम यूरिनेशन या मिक्चुरेशन है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, यूरिथ्रल स्फिंक्टर रिलैक्स होगा, यूरिन जाएगा बाहर, प्रोसेस का नाम मिक्चुरेशन। हम लोग डेली 1 से 1.5 लीटर यूरिन पास करते हैं, जिसमें 25 से 30 ग्राम यूरिया पास करते हैं डेली। जो यूरिन होता है उसका कलर होता है लाइट येलो कलर का, पीएच होता है 6.0 या बोलो पीएच होता है 6, मतलब स्लाइटली एसिडिक पीएच होता है, और इसकी एक पंजेंट स्मेल भी होती है, अपनी एक इसकी ओडोर होती है, स्मेल होती है, याद रखेंगे। और अगर हम लोग बात करें कि यूरिन का जो टेस्ट करके बहुत सारी हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, जैसे यूरिन का टेस्ट करके हम लोग किडनी मलफंक्शनिंग को देख सकते हैं, किडनी सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो याद रखना, यूरिन का टेस्ट होता है। अगर यूरिन में ग्लूकोज आने लग जाती है, कंडीशन का नाम ग्लाइकोस्यूरिया होता है। अगर कीटोन बॉडीज आने लग जाती है, कंडीशन का नाम कीटोन्यूरिया होता है। और ये दोनों इंडिकेटिव हैं डायबिटीज मेलिटस के। किसके इंडिकेटिव है? डायबिटीज मेलिटस के। और उसमें एक प्रोसेस होती है, ये तो डायबिटीज मेलिटस है। अगर यूरिन में
ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज आने लग जाए, ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया, ये इंडिकेटिव है डायबिटीज मेलिटस के। अगर एडीएच का सेक्रेशन कम हो, वैसोप्रेसिन का सेक्रेशन कम हो, तो वाटर का एब्जॉर्प्शन डीसीटी में नहीं होगा, वाटर का लॉस यूरिन से ज़्यादा होने लग जाएगा। इस कंडीशन को डायूरेसिस बोलते हैं, एक्सेसिव लॉस ऑफ यूरिन वाटर थ्रू यूरिन, इट इज कॉल्ड डायूरेसिस। और ये कब होगा? जब एडीएच का सेक्रेशन कम होगा या एडीएच का सेक्रेशन ना होगा। लेकिन जो एडीएच होता है ये डायूरेसिस को रोकता है, वैसोप्रेसिन जो है ये डायूरेसिस को रोकता है, इसीलिए इसका नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी है। क्लियर? इसीलिए इसका नाम वैसोप्रेसिन का क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उससे ही अगर वाटर का लॉस ज़्यादा होने लग जाए यूरिन में तो डायबिटीज इंसिपिडस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। एक पॉइंट और सुन लो, अगर हमारी बॉडी में बॉडी फ्लूइड बढ़ जाए, तो अभी बोला था बॉडी फ्लूइड का लॉस ज़्यादा हो जाए तो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हमारे बॉडी में बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाए तो ऑस्मोरिसेप्टर स्विच्ड ऑफ हो जाते हैं, जिससे हाइपोथैलेमस एक्टिवेट नहीं होता, एडीएच नहीं बनता, एडीएच रिलीज नहीं होता, वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। चलो, ये प्रोसेस था मिक्चुरेशन का। इतनी कहानी मिक्चुरेशन की। अगली हेडिंग है रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रेशन। दूसरे और ऑर्गन्स का रोल क्या है एक्सक्रेशन में? तो याद रखिएगा, किडनी के अलावा लिवर, लंग्स, स्किन, इन सब का भी रोल होता है एक्सक्रेशन में। अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो पर डे हमारा लंग्स 200, हम लोग अगर पर मिनट की बात करें 200 ml CO2 पर मिनट बाहर करता है हमारा लंग्स। 200 ml CO2 पर मिनट लंग्स बाहर करता है। तो ये लंग्स की बात होगी जो कि CO2 को एक्सक्रेट करता है। अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर जो है ये बाइल पिगमेंट बनाता है, सॉल्ट बनाता है, यहाँ पर स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये सारे ड्रग्स, ये सब आते हैं और इनमें से ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर कर दी जाती हैं। और अगर हम लोग स्किन की बात करें तो हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड पाई जाती हैं, सीबेसियस ग्लैंड पाई जाती हैं। स्वेट ग्लैंड जो स्वेट निकालती हैं, पसीना निकालती हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का हमारे बॉडी को कूल करना। जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है तब स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, हमारी बॉडी को कूल करना प्राइमरी फंक्शन है स्वेट का। लेकिन स्वेट में वाटर होता है, NaCl होता है, लैक्टिक एसिड होता है, याद रखना लैक्टिक एसिड होता है और यूरिया होता है। तो क्या बोलोगे? इससे कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर हो जाते हैं, लेकिन मेन काम हमारे स्वेट का बॉडी को कूल करना है। अगर हम लोग बात करें सीबेसियस ग्लैंड जो कि स्किन में पाई जाती हैं, सीबम रिलीज करती हैं, ऑयल रिलीज करती हैं, हमारी स्किन को स्मूथ बनाए रखती हैं, ऑयली बनाए रखती हैं। लेकिन इनसे जो वैक्स निकलता है इसमें कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर हो जाते हैं और स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट सैलाइवा में भी पाए जाते हैं, उससे भी बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये अदर ऑर्गन्स का रोल है। किडनी के अलावा लंग्स, लिवर और स्किन, इनका भी रोल होता है एक्सक्रेशन में। अगली हेडिंग है डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम की बात करें हम लोग तो याद रखना, अगर किडनी सही काम ना करे, किडनी के मल फंक्शनिंग की वजह से यूरिया को बाहर कौन कर रहा है? यूरिया, जिसका फॉर्मेशन लीवर में होता है, आपको बता चुके हैं, इसको बाहर करता है हमारा किडनी, हमारा नेफ्रॉन। लेकिन अगर किडनी सही काम ना करे, ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यूरिया डिपॉजिट होने लग जाती है ब्लड में और ऐसे पर्सन को यूरेमिक कहते हैं। ऐसे पेशेंट को यूरेमिक पेशेंट बोलते हैं और उस कंडीशन का नाम यूरीमिया होता है। अगर किडनी सही काम ना करे, मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी की वजह से यूरिया ब्लड में डिपॉजिट होने लग जाती है, कंडीशन का नाम यूरीमिया है और ऐसे पेशेंट को यूरेमिक पेशेंट बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट को सही करने के लिए डायलिसिस अपनाई जाती है, जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमोडायलिसिस में क्या क्या किया जाता है आइए देखते हैं। हीमोडायलिसिस में उस यूरेमिक पेशेंट के बॉडी से ब्लड निकाला जाता है, ड्रेन आउट किया जाता है, बाहर किया जाता है। कहाँ से ब्लड निकाला जाएगा? कन्वेनिएंट आर्टरी, NCERT लिखती है, जहाँ से उपयुक्त हो। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, अगर रिस्ट की बात करें, रेडियल आर्टरी से निकाले गया ब्लड, तो ब्लड जब बॉडी से बाहर निकाला जाएगा तो ब्लड को ले जाएंगे आर्टिफिशियल किडनी में, जिसे डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं। और उस आर्टिफिशियल किडनी में ले जाने से पहले ब्लड जब निकाला तो उसमें हिपैरिन मिला देंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में हिपैरिन पाया जाता है जो कि एंटी कोएगुलेंट है, जिसकी वजह से कोएगुलेशन नहीं होता ब्लड का, वो ब्लड बाहर निकाल रहे हैं तो हिपैरिन ऐड कर देते हैं ताकि कोएगुलेशन ना हो, ब्लड की क्लॉटिंग ना हो। और उस ब्लड को अब ले जाते हैं कहाँ पर? एक डायलाइजिंग यूनिट, जिसे आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। और उस आर्टिफिशियल किडनी में सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेलोफेन ट्यूब पाई जाती है जो कि क्वाइल्ड होती है इस तरह से और वो पोरस होती है।
वो कैसी होती है, पोरस होती है, और उस डायलाइजिंग यूनिट में फ्लूइड भरा होता है जिसे डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं, और उस डायलाइजिंग फ्लूइड में पाया जाता है वो सब कुछ पाया जाता है जो कि प्लाज्मा में होता है एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो कंपोजिशन ऑफ डायलाइजिंग फ्लूइड इज सेम एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ध्यान से सुनिए, जब इस डायलाइजिंग यूनिट में ब्लड ले जाते हैं और उस डायलाइजिंग यूनिट में प्लाज्मा के जैसे कंपोजिशन वाला मटेरियल भरा हुआ है, बस नाइट्रोजनस वेस्ट उस फ्लूइड में नहीं है, और जो ब्लड ये पेशेंट का निकाला है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो उस सेलोफेन ट्यूब से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है यूरिया, वो चली जाती है डायलाइजिंग यूनिट में, और ये जो ब्लड अब आगे जाएगा इस पाइप से, वो ब्लड क्लियर हो गया, उस क्लियर ब्लड को एंटी हिपैरिन मिला के, उसमें अब यूरिया नहीं है, एंटी हिपैरिन मिला के वापस बॉडी में भेज देंगे। एंटी हिपैरिन इसलिए मिलाएंगे क्योंकि आपने हिपैरिन ऐड किया था, उसे न्यूट्रल कर दो, हमारी बॉडी में हिपैरिन है। लेकिन इस डायलाइजिंग यूनिट में एक तरफ से साफ जो फ्लूइड है उसको क्लीन जो फ्लूइड है वो इंटर कराते रहते हैं, और दूसरी तरफ से इस वाले को निकालते रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो अब इसमें यूरिया आ रही तो डायलाइजिंग फ्लूइड में यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। ये प्रोसेस है डायलिसिस का। डायलिसिस जो है वो एक बून का काम कर रहा है, वरदान का काम कर रहा है फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट। सोचो अगर डायलिसिस ना होती तो जितने भी यूरेमिक पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था। और अल्टीमेट जो मेथड है इनके किडनी फेल्योर का, अगर किडनी सही काम नहीं कर रही है, अल्टीमेट जो रास्ता है वो है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में क्लोज रिलेटिव को प्रेफर किया जाता है ताकि जो उस पेशेंट का इम्यून सिस्टम है उस ग्राफ्ट को, उस इम्प्लांट को रिजेक्ट ना करे। क्लियर। और चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। दूसरा डिसऑर्डर है जिसे रीनल कैलकुली बोलते हैं। रीनल कैलकुली में कुछ सॉल्ट होते हैं, ऑक्जेलेट के सॉल्ट, जो कि किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं। अगले डिसऑर्डर है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन आ जाता है जिसे हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। ये था आपका चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन।